डी टीमें तो है, 4 टीमें कश्मीर की, 4 रीजनल पार्टियां, 4 कैसे होगी? चारों टीमें हैं। कौन कौन सी? चारों टीमें हैं, कौन कौन सी? जितनी भी पार्टी है सब टीमें हैं। मैं मतलब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बी टीम ठोक के बोलता हूं मैं, अगर पीडीपी को, ईडी पीडीपी को, जिस दिन पीडीपी को, पहले मेरी बात, पीडीपी को मैं कह रहा हूं जिस दिन ईडी ने फारूक साहब को हाथ लगाया ना, उस दिन सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस उधर चली जाए। पीडीपी, ये मैं आज कह रहा हूँ, पीडीपी जिस दिन इनके लीडर्स को उठाए। आप पीडीपी में बचा कौन है? महबूबा जी के बगैर उधर वो भी बी टीम, उधर है कौन? बी टीम है। मतलब है कौन उधर? सबको लालच पड़ी है इलेक्शन की। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाह रहा है इलेक्शन हो, पीडीपी भी चाह रहा है इलेक्शन हो, आपका अपनी पार्टी भी चाह रही है इलेक्शन हो, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी चाह रही है इलेक्शन हो, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा है कि क्या हमें इलेक्शन एक स्कूल में लड़ना है। तीसरी पार्टी इनको मान नहीं रही है, चौथी पार्टी इनको मान नहीं रही है। रीजन क्या है? वो लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? ये लोग एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कोई रोड मैप किसी के पास नहीं, कोई विजन किसी के पास नहीं। ये रोड मैप कह रहे हैं आर्टिकल 370। भाई मैं कह रहा हूं आर्टिकल 370 खाली सुप्रीम कोर्ट में बहस करने से नहीं आएगा, करके दिखाएंगे। की भी है काफी वक्त। कब की है? जो हमारे पास था वो हमसे छीनेगा। ये कोई लीडरशिप होती है? उस लीडर को तो डूब के मर जाना चाहिए कहीं, चाहे वो कोई भी लीडर हो। यहाँ फारूक साहब की बात नहीं है। उस हिसाब से तो सजाद लून का वकील सबसे बेहतर है। सजाद लून का जो मशहूर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील है राजीव धवन, वो सजाद लून लेके रखा है। तो उसका मतलब है कि सजाद लून भी आर्टिकल 370 वापस लेके आएगा। इन चीजों पे समझना बहुत मजबूत जो पिटीशन है वो शाह फैसल की पिटीशन है। शाह फैसल तो रिजाइन करके चला गया, वो पता नहीं कहां बैठा है बेचारा। अब उसका वकील भी एक स्ट्रांग वकील था। इसका मतलब क्या वो भी आर्टिकल वापस लाएगा? क्योंकि वो तो बात ही नहीं करता है आर्टिकल। अभी तो बीजेपी इनको मजाक में ले रही है। बीजेपी इनको मजाक में ले रही है कि ये लोग सीरियस है ही नहीं, हम भी इनको धोखे से इधर इधर उधर कर रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी इनको सीरियसली नहीं ले रही है। लेकिन जिसको इनको खुद पता है कि जिस दिन बीजेपी ने सीरियसली लिया तो हम सब जाएंगे जेल के अंदर। वो कह रहे हैं 2050 से बाहर, तब तक वो नहीं आने वाले। 2050 के बाद बीजेपी सोचेगी जम्मू कश्मीर में शायद आने के लिए, शायद वो मत कह रहे होंगे। बाकी अगर अंदर से साठगांठ होगी, इनके तो हैं बहुत सारे 5 अगस्त 2019 की बात करें तो 5 अगस्त 2019 में जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात की गई थी, जब आर्टिकल जो है एब्रीगेट हुआ था और लोग कहीं ना कहीं जो है नाराज़ भी दिखे थे। इसी सब पे हाल ही में जो है 5 अगस्त गुजरा है और इसी 5 अगस्त पे सोशल एक्टिविस्ट आदिल नज़ीर ख़ान का एक बयान भी आया था, जिसमें इन्होंने सारे जितने भी सियासतदान हैं उनको दावत दी थी कि आप लाल चौक घंटा घर के पास आएँ। मगर उसके बाद क्या कुछ रिस्पांस आया वो आपको बखूबी पता होगा। और इसी सब पे हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आदिल नज़ीर ख़ान साहब हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल रहेगा, दावत भी आपने दे दी, वक्फा भी जो है बहुत गुजर गया, हमेशा से आप जो बात करते आए हैं, आपकी एक भी बात पे गौर व फिक्र नहीं किया जाता रीजनल पार्टीज़ की जानिब से, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जहाँ तक मेरी दावत का सवाल है, जो मैंने सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको बुलाया था कि 5 अगस्त 2022 को अब आए, हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, हम एक प्रोटेस्ट करते हैं। उस दिन हम पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को या जितनी भी सरकारें हैं या एलजी साहब को हम एक मैसेज क्लियर देंगे कि जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का हुआ है 5 अगस्त 2019 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिकली, वो उसको हम नहीं मानते, उसको हम कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपने देखा होगा कि इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये लाल चौक तक आते। शायद अगर ये खुद नहीं आ पाते, लेकिन कम से कम इनके लीडर साहब तो आते। महबूबा जी ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया, लेकिन उस तर्जे का प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा। मैंने इनको बोला था आप जंतर मंतर पे जाके धरना दीजिए, तो वो भी ये नहीं कर रहे हैं। मैंने इनको बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए थे जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट घुटने पे टेक आ जाती, लेकिन हालात ऐसे हैं। अफसोस का मकाम ये है कि ये लोग खुद ही नहीं चाहते हैं, ये लोग खुद ही नहीं चाहते हैं आर्टिकल 370 वापस आए। ये लोग खुद ही नहीं चाहें कि कश्मीर के हालात सुधर जाएं, कश्मीर के जो नौजवान के जज्बात हैं उनकी कदर हो, जो कश्मीर के नौजवान की जो चाहत है, जो उसके दिल की चाहत है, वो पूरी हो। ये मुझे लगता है साफ साफ वो दिख रहा है और ये दिखा रहे हैं खुद वो चीज़। पीएचडी का भी दावा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है और पीडीपी का दावा है कि 370 वापस ला कर रहेंगे। क्या लगता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि पीएचडी के रहनुमा हैं, जो पीएचडी को संभाल रहे हैं, उनकी जानिब से कोई कदम उठाया जाएगा आने वाले वक्त में? देखिए, आर्टिकल 370 का जहां तक सवाल है, मैंने बार बार ये चीज़ कहा है कि द मैटर इज इन सुप्रीम कोर्ट। वो मैं भी मानता हूँ, देयर आर 23 पिटिशंस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो कुछ लोग कह रहे थे कि हमने कोई 2017-18 में, उनको ये भी नहीं पता है कि 2013 से ही ये जो आर्टिकल 370 का मसला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। 2014 में पिटिशंस फाइल की, 15 में की गई, 17 में की गई, 18 में की गई, उसके बाद 14 पिटिशंस 19 के बाद फाइल की और उन सबको क्लब किया गया। द मैटर इज इन सुप्रीम कोर्ट, मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि बीजेपी ने
अपने मैनिफेस्टो में लाके एक पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत इसको खत्म किया। भले ही उन्होंने पार्लियामेंट में किया हो, अपना मैंडेट उनका पार्लियामेंट में था, दैट्स व्हाई वो एब्रोगेट कर पाए। कौन सी पार्टी को आप इसका जिम्मेदार ठहराएं? देखिए, पहले तो सबसे पहले तो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी अगर इस चीज में कामयाब हुई, या अगर आज भी बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर कामयाब हो रही है हमारे जज्बात को दबाने में, हमारे हकाइक को दबाने में, हमारे हुकूक हैं उनको नेस्तनाबूद नाबूद करने में, अगर आज बीजेपी कामयाब हो रही है, उसका सरासर जिम्मेदार अगर कोई है वो ये रीजनल पार्टीज है और कोई नहीं है। ऐसी पार्टी जिसको आप इसका जिम्मेदार जरूरी ठहराएं? रीजनल पार्टीज जितनी भी पार्टीज है, मैं सिंपल कह रहा हूं कि वो सब पार्टीज है। देखिए, आज इन सबको लालच पड़ी है इलेक्शन की। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाह रहा है इलेक्शन हो, पीडीपी भी चाह रहा है इलेक्शन हो, आपका अपनी पार्टी भी चाह रही है इलेक्शन हो, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी चाह रही है इलेक्शन हो, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा है कि क्या हमें इलेक्शन एक स्कूल में लड़ना है क्या? आप एक आजाद मुल्क हुआ करते थे, आज आप एक फोर्सफुली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी है जहां आपकी हैसियत दो पैसे की नहीं है। यू आर फोर्सिंग देम क्या भाई इलेक्शन करा, हमें यूटी का भी एमएलए बनना है, हमें यूटी का ही चीफ मिनिस्टर बनना है। मैं बार बार ये चीज कहता हूं इनको कि अगर ये लोग एकजुट होकर पूरा इसमें बाइकआउट करेंगे कि हम नहीं करेंगे पार्टिसिपेट अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप हमारा जो आपने हमसे हमारे हकाइक छीने हैं, जो हमारा आइडेंटिटी आपने जो हमसे छीनी है, जब तक आप वो हमें रिटर्न नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मुझे क्यों नहीं हो? रीजन उसका सिंपल ये है कि ये भी इन्होंने चोरी जो डकैती करके रखी है पिछले 70 साल से, दैट्स व्हाई आपने देखा कि बीजेपी किस तरह से सबको ईडी से उठवा रही है, सीबीआई व्हाटएवर जितनी भी एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज है, उनको यूज किया जा रहा है अपोजिशन को क्रश करने के लिए। और अपोजिशन क्रश तभी होती है जब उनके पास करप्शन का कोई मसला होगा। तो यहां मैं अगर कश्मीर की बात करूंगा, ऐसा कोई पॉलिटिशियन आपको नहीं दिखेगा जिसने करप्शन ना किया हो, जिसपे करप्शन का केस नहीं हो। अभी एक पे ईडी के चार्जशीट फाइल हुई है। अब मुझे नहीं लगता है कि अगर वो इलेक्शन जीत के भी कल को पीएचडी में अगर उसको जेल भर देंगे तो वो तो एनसी सारी उधर ही चली जाएगी। फिर क्या फायदा हुआ उस पीएचडी का इलेक्शन लड़ने का? फिर तो महबूबा जी खामखा में रो रही है। वो अगर इस वक्त सिंसियरली बात कर रही है, 2016 में 17 में उसने क्या गलतियां की, मुझे उधर नहीं जाना है। मैं बार बार ये कहता हूं, अगर ये लोग कहते हैं कि हमें यूनिटी के साथ आना चाहिए, तो क्या यूनिटी में खाली इनको चोरों और डकैतों को इलेक्शन लड़ाना है? भी तो यूनिटी है, एकजुट तो है। पीएचडी में दो पार्टियां हैं और तीसरी पार्टी इनको मान नहीं रही है, चौथी पार्टी इनको मान नहीं रही है। रीजन क्या है? वो लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? ये लोग एक साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कोई रोड मैप किसी के पास नहीं, कोई विजन किसी के पास नहीं। ये रोड मैप कह रहे हैं आर्टिकल 370। भाई मैं कह रहा हूं आर्टिकल 370 खाली सुप्रीम कोर्ट में बहस करने से नहीं आएगा। आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सबसे एक बड़े वकील ने आज कहा है कि आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से जब तक ये सिस्टम ये गवर्नमेंट का चल रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको पॉलिटिकली प्रेशर बनाना होगा। पॉलिटिकली प्रेशर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यू हैव टू प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर, आपको जाके बैठना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप लीडर मानते हैं? देखिए, मैंने बार बार ये चीज कही है कि मैं उनको लीडर उस दिन मानूंगा जिस दिन वो कश्मीरी कौम की वाकई रहनुमाई करके दिखाएंगे। की भी है काफी वक्त। कब की है? जो हमारे पास था वो हमसे छीनेगा। ये कोई लीडरशिप होती है? उस लीडर को तो डूब के मर जाना चाहिए कहीं, चाहे वो कोई भी लीडर हो। ये यहाँ फारूक साहब की बात नहीं है। अगर हमारे पास आज हमारे बच्चे के पास उसको पढ़ने के लिए 10 रुपया है, अगर कल उसके पास 5 ही रहेगा, तो मेरे हिसाब से फिर उस बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? जब वो कम ही हो रहा है बच्चे में, अगर बच्चे को हमने स्कूल भेजा, किस लिए भेजा है? ताकि वो पढ़ाई करे, कुछ हासिल करे जिंदगी में। लेकिन यहाँ उल्टा होता जा रहा है। जो कुछ हमारे पास है वो हमें छीना जा रहा है। जो भी इलेक्शन हो रहा है उसी इलेक्शन के साथ ही वो छीना जा रहा है। तो क्या फायदा है फिर इनकी लीडरशिप का? कौन सा विजन है इनके पास? दावा तो ये पार्टी यही करती है कि 370 और 35A के लिए हम लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, सही में जो रीजनल पार्टी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या और कोई पार्टी हो, क्या ये 370 के लिए सही में लड़ रहे हैं? आदिल नज़ीर खान इसे समझते हैं सही में? नहीं, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई लड़ता है, मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर ये उस हिसाब से कहेंगे, मैंने सुप्रीम कोर्ट में काम किया है, मैंने इन पिटिशंस पे काम किया है, मैंने आर्टिकल 370 पे बहुत काम किया है, बहुत के हद से ज़्यादा काम किया है, और मुझे इस वक्त पता है किसकी पिटिशन किस लेवल पे खड़ी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखिए, अपनी पार्टी भी यहाँ दावे कर रही है हमारी है, लेकिन उनकी पिटिशन है ही नहीं उधर। उधर हमारे मुजफ्फर शाह साहब ने भी कुछ दिन पहले दावा किया, उसकी भी पिटिशन उधर है ही नहीं। अब यहाँ हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले साहब कर रहे हैं दावा कि हमारी उनकी पिटिशन उधर है, वो बेचारे उस पार्लियामेंट मेंबर मसूदी साहब ने रखी है। बाकी मेरे हिसाब से नहीं लगता है उनका कोई ऐसा काबिल कबील कोई वकील है कि जो उस केस को लड़ पाएगा। उस हिसाब से तो सजाद लून का वकील सबसे बेहतर है। सजाद लून का जो मशहूर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील है राजीव धवन, वो सजाद लून लेके रखा है। तो उसका मतलब है कि सजाद लून भी आर्टिकल 370 वापस लेके आएगा।
इन चीज़ों पे समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी, अगर आप देखेंगे इस वक्त लीड पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर शाह फैसल की पिटीशन है, यानी कि सबसे मजबूत जो पिटीशन है वो शाह फैसल की पिटीशन है। शाह फैसल तो रिजाइन करके चला गया, वो पता नहीं कहाँ बैठा है बेचारा। अब उसका वकील भी एक स्ट्रांग वकील था, इसका मतलब क्या वो भी आर्टिकल वापस लाएगा? क्योंकि वो तो बात ही नहीं करता है। तो इसलिए ये आपको सोचना होगा, ये धोखा दे रहे हैं लोगों को। आप आर्टिकल वापस ला सकती हो, मैं मानता हूं, लाना भी चाहिए आपको। ये कभी कबूल नहीं करना चाहिए कि हम नहीं ला सकते हैं, आपको ये कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन उसकी प्रोसेस होती है। अगर फारूक साहब केरला जा सकते हैं, अगर फारूक साहब बेंगलोर जा सकते हैं, अगर फारूक साहब उड़ीसा जा सकते हैं, तो क्या फारूक साहब जंतर मंतर पे धरने पे नहीं बैठ सकते हैं? अगर आज़ाद साहब बैठ सकते हैं, अगर प्रियंका गांधी बैठ सकती है, अगर राहुल गांधी साहब बैठ सकते हैं, अगर अशोक गहलोत जो चीफ मिनिस्टर इस वक्त राजस्थान का है, अगर भूपेश बाघेल उड़ीसा का, ये छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर धरने पे बैठ सकता है, जो भी उनका अपना इशू है, कांग्रेस का मैं कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े लीडर बैठते, क्या हमारे कश्मीर के इतने बड़े, हमारी जो शिनाख्त है, हमारी जो पहचान है, जिसको हमसे छीना गया, क्या उसके लिए धरना नहीं दे सकते? मुझे बताइए किस लीडर ने धरना दिया जंतर मंतर पे? क्या हो सकती है इसके पीछे वजह ये है कि डरते हैं बीजेपी से। नहीं, ये डरते हैं बीजेपी से। इनको पता है जिस दिन हमने सही से जबान खोली, जिस दिन बीजेपी को पता चलेगा कि शायद सच में हम बोल रहे हैं आर्टिकल, अभी तो बीजेपी इनको मजाक में ले रही है। बीजेपी इनको मजाक में ले रही है कि ये लोग सीरियस है ही नहीं, हम भी इनको धोखे से इधर इधर उधर कर रहे हैं, तो इसलिए बीजेपी इनको सीरियसली नहीं ले रही है। लेकिन जिसको इनको खुद पता है कि जिस दिन बीजेपी ने सीरियसली लिया तो हम सब जाएंगे जेल के अंदर। अब अगर ये जेल से डरेंगे तो कश्मीर को कोई नहीं बचा सकता। दैट्स वाई मैं बार बार ये कहता हूं, हम पीछे चलने के लिए तैयार हैं, हम भूखे नहीं है, हम कुर्सी के भूखे नहीं है। लालच आप लोगों को है और डर आपको है, बौखलाहट आप लोगों को है, क्योंकि आपको खतरा है कुर्सी जाने का। का भूखा कौन है? यार सब लोग हैं, क्योंकि कुर्सी इनके पास थी, हमारे पास कुर्सी ना कभी थी। आने वाले वक्त में अगर आएगी, जो हमसे होगा वो हम करेंगे, नहीं आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई चीज़ तो हमें बताओ, कोई ऐसा सिस्टम तो बताओ। आप भाई साहब यहाँ इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो, अफसोस का मुकाम हो रहा है मुझे, यूनियन टेरिटरी में आप इलेक्शन कराने के लिए सेंटर को यहीं से मजबूर कर रहे हैं कि भाई साहब मुझे बना दो, स्कूल का प्रिंसिपल बना दो। इट्स लाइक ए स्कूल का प्रिंसिपल, जो ये यूटी का चीफ मिनिस्टर साहब बनेगा ना, जो भी बनेगा, आज जो इनकी हालत है ना, कल उस चीफ मिनिस्टर को भी बंद रखा जाएगा। ऐसी हालत होगी अगर ये लोग आज नहीं सुधरेंगे, अगर ये लोग आज नहीं सोचेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इलेक्शन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमसे छीना गया है, जो हमारे आए दिन हमारे से हुकूक, हमारी आइडेंटिटी हमसे छीनी जाती है। देखिए जितनी भी 70 साल से अगर देखा जाएगा, हमें ऊपर से नीचे नीचे लेते आए गया, ना कि हम ऊपर गए। अगर हम यहाँ थे तो आज हम जमीन पे है। कहते हैं नया कश्मीर। किसका नया कश्मीर? मुझे नहीं लगता कोई नया कश्मीर है। हाँ, नया कश्मीर है एक दूसरा है, ये जो रोडों पे मुझे आजकल अक्सर दिखता है, हमारे नौजवान परेशान जो होते हैं बेचारे, प्रोटेस्ट करते हैं, 3 साल 4 साल मेहनत करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसको कहते हैं एलजी साहब इसमें धांधली होगी। ये शायद नया कश्मीर हो सकता है, क्योंकि नया तो यही है ना कि एग्ज़ाम दो, फिर वहाँ से वापस बोलेंगे धांधली होगी, ख़त्म, एग्ज़ाम कैंसिल करो। इस तरह इलेक्शन नज़दीक हैं, इलेक्शन की सरगर्मियां बड़े उरूज पर चल रही हैं, रीजनल पार्टी जो है लोगों से मेल मिलाव कर रही है। क्या आदिल नज़ीर खान साहब हमें आने वाले इलेक्शंस में दिखेंगे? देखिए आदिल नज़ीर खान साहब का ये मानना है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होके, इधर आपको पीएचडी छोड़ दीजिए साइड में, अपनी पार्टी पीसीवीसी ये पार्टियां साइड में छोड़ दीजिए, एकजुट होके सब लीडर एक साथ मिलके हमें डिमांड करनी चाहिए कि गिव अस आवर आइडेंटिटी बैक। उसके बाद आप इलेक्शन कर रही है हमसे, जो आपने हम इलेक्शन में आएंगे कि नहीं? मेरी बात मैं वही कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये इलेक्शन लड़ना एक शर्मनाक बात है। अगर इस यूटी में एमएलए का इलेक्शन लड़ा, आप इलेक्शन में नहीं हिस्सा लेंगे, मतलब मैंडेट क्या होगा इधर, मुझे ये बताइए। आप इंडिपेंडेंट चाहे तो नहीं? देखिए इंडिपेंडेंट जीतने या न जीतने की बात वो नहीं है, वो लोगों तक है, वो क्या करेंगे, किसको देना है उनको मैंडेट, वो अलग मसला है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कल को इनमें चीफ मिनिस्टर भी कोई बनता है, चलो वो उमर साहब ही बनते हैं, महुआ जी बनती है, अल्ताफ साहब ही बनते हैं, सजाद साहब ही बनते हैं, कोई भी साहब बने, लेकिन करेगा क्या मुझे बताइए। उसके पास होगा क्या? उसकी खुद की सिक्योरिटी दिल्ली से डिसाइड होगी, वो डीजीपी साहब के नीचे रहेगा, वो एलजी साहब के नीचे रहेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? बस वही नाली ठीक करना, और उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बाकी वो क्या कर सकता, वो आर्टिकल 370 उसे वापस लाएगा? नेवर एवर, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको इस चीज़ पे सोचना होगा कि आज हमारे पास वक्त है, कल को जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे फिर आप पछताएंगे। आज हमारे पास वक्त है
कि हम एकजुट होके एक आवाज में एक गुहार लगाएं कि हमें हमारा हक वापस दीजिए। हम आपसे भीख नहीं मांगते हैं, हम आपके साथ आए थे कि कुछ शराइत पे आए थे, हम ऐसे नहीं आए थे। आपने हमारे साथ कुछ शराइत रखे थे, उसके लिए हम आए थे आपके साथ। आपने उन शराइतों को तोड़ा है। आप देखिए इंटरनेशनल लॉ उसको क्या बोलता है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ उस पर क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस पर क्या बोलता है, यूनाइटेड नेशंस उस पर क्या बोलता है। तो इन चीजों पे आपको देखना होगा। जब आप इस पे बात ही नहीं करेंगे तो क्या होगा आने वाले वक्त में? वही धोखा होगा जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ जो हो रहा है। भाजपा सरकार का दावा है, रविंद्र रैना बीजेपी के चीफ का दावा है, अब की बार 50 के पार। अब की बार 50 के पार कहाँ 50 के पार? कहा है कि अब की बार 50 के पार हम सीटें लेंगे। मतलब 50 कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रहा 50 कहाँ है। मुझे समझ, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि बाकी कोई कुछ नहीं जीतेगा। और भाई साहब आपने किया क्या है 50 पार? शायद मुझे लगता है वो कह रहे हैं 50 से बाहर, शायद होगा 50 से। नहीं समझते कि अब की बार 50 के पार। मैं कह रहा हूँ ना, वो शायद ये कह रहे हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो कह रहे हैं 2050 से बाहर, तब तक वो नहीं आने वाले। 2050 के बाद बीजेपी सोचेगी जम्मू कश्मीर में शायद आने के लिए, शायद वो मत कह रहे होंगे। बाकी अगर अंदर से साठगांठ होगी, इनके तो हैं बहुत सारे ABCD टीमें तो है, 4 टीमें कश्मीर की, 4 रीजनल पार्टियां, 4 कैसे होगी? चारों टीमें हैं। कौन कौन सी? चारों टीमें हैं, कौन कौन सी? जितनी भी पार्टी से सब टीमें हैं। मैं मतलब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बी टीम ठोक के बोलता हूं मैं। अगर PDP को, PDP को, जिस दिन PDP को, पहले मेरी बात, PDP को, मैं कह रहा हूं जिस दिन ED ने फारूक साहब को हाथ लगाया ना, उस दिन सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस उधर चली जाए। PDP, ये मैं आज कह रहा हूँ। PDP, जिस दिन इनके लीडर्स को उठाए, आप PDP में बचा कौन है? महबूबा जी के बगैर उधर वो भी बी टीम, उधर है कौन? बी टीम है। मतलब है कौन उधर? बुबाई जी सही हो भले। ए में ही पहले थी, अब चले वो शिफ्ट होगी, ए कोई और पोजीशन ले रही है, रोटेट करते रहते हैं। आज ए का दर्जा किसी और को मिला है, बी का दर्जा किसी और को मिला है, सी का किसी और को, डी का किसी और को। खुश क्यों लग रहे हैं आप? लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मुझे हंसी आ रही है इन लोगों पे। ये कर क्या रहे हैं? किस तरह से जम्मू कश्मीर के आवाम को धोखा दे रहे हैं? एक सीट के लिए, एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए आप इस आवाम को धोखा दे रहे हैं, जिस आवाम से उसकी पहचान ही छीनी गई हो, जिस आवाम से उसके बच्चे का रोजगार ही छीना गया हो, जिस आवाम से उसके बच्चे का सुकून ही छीना गया हो, जिस आवाम से उसके बच्चे का चैन ही छीना गया हो, जिस आवाम से उसके बच्चे का, उसके आवाम को बोलने की आज़ादी छीनी गई हो, तो आप उस आवाम को क्यों धोखा दे रहे हैं? खुदारा आप सुधर जाइए, अब कब्र में जाने वाले हैं। अब बहुत आप जो बोल रहे हैं आदिल साहब, आप कह रहे हैं आप बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, तो आदिल नज़ीर खान ताल ठोक के हमेशा बोलते हैं, तो आदिल नज़ीर खान से कोई बोलने की आज़ादी नहीं छीनी। आदिल नज़ीर खान ताल ठोक के बोलता है क्योंकि आदिल नज़ीर खान अपने अंदर जिगरा रखता है, सीना रखता है। क्योंकि आदिल नज़ीर की जवान सीना नहीं रखते हैं, लेकिन वो टार्चर बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने टार्चर किया है बर्दाश्त। हाँ, बहुत सारे टार्चर चलते हैं। ये लगता है लोगों को, बेचारों को शायद भाई साहब बोलने देते हैं। हर तरफ ये सब लोग गवाह हैं, बहुत सारे लोग गवाह हैं कि कहाँ कहाँ हमें लिया गया, कहाँ कहाँ हमसे किस तरह से हमारे साथ टॉर्चर किए गए। तो नाज़रीन, वक्त बदलेगा, दौर बदलेगा, और भाजपा सरकार का कहना है कि अब की बार 50 के पार। आदिल साहब ने बखूबी जो है इस बात का जवाब भी दिया है कि किस तरीके से 50 के पार होगा। मज़ीद आप देखते रहिए दी टाइप राइटर जावेद खान के साथ।